दोस्तों नमस्कार। आज हम पहले चैप्टर के सेकंड भाग पे डिस्कशन करेंगे और हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि उदारवाद की क्या क्या कमियां थी या फिर कमियां हैं। तो ये स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य मानता है, लिबर्टी को एक तरह से पूजता है, उसकी पूजा करता है। तो ये लिबर्टी कहीं ना कहीं आखिर में जाके असमानता का कारण बनती है। कागजी तौर पे सभी को स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उस स्वतंत्रता का कुछ लोगों ने फायदा उठाया और वो फायदा उठा के बाकी लोगों को एक तरह से उनका शोषण करने लगे, क्योंकि असमानता बढ़ गई। अब एक पूंजीपति और एक मजदूर, उनको संविधान में तो बराबर स्वतंत्रता दी गई है ना, जैसे अमेरिकी संविधान में, लेकिन उस स्वतंत्रता में जिसके पास ज्यादा संसाधन है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, वो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का दोहन करेगा, उसकी स्वतंत्रता का एक तरह से हाईजैक कर लेगा, उसका शोषण करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास चुनने की आजादी नहीं है ना। जब उसका शाम का उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो वो किसी भी मजदूरी पे काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा, है ना। फ्री मार्केट कहने को फ्री मार्केट रहेगी, लेकिन उस फ्री मार्केट में रूल नियम वही लोग तय करेंगे जिसके पास संपत्ति है ना, जिसके पास संसाधन है। तो बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाएगी और छोटे व्यवसाय उसमें बर्बाद होते जाएंगे। स्वतंत्रता यहाँ पे एक तरह से सभी को नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा देगी और ज्यादातर लोगों की स्वतंत्रता भी अंततः इसमें समाप्त हो जाती है। इसके अलावा उदारवाद की कुछ आंतरिक विसंगतियां भी है कि इसने जो उदारवादी देश थे, जो उदारवाद का झंडा बुलंद कर रहे थे, यूरोप के देश, वो देश 19वीं और 20वीं सदी में साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा भी दे रहे थे। उन्होंने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया, अपनी कॉलोनी बनाई, ताकि उनको एक बाजार मिले, है ना। वहां से प्राकृतिक संसाधनों की उन्होंने लूट की। तो इस तरह से यह उदारवाद की आंतरिक विसंगति है ना। जैसे 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, है ना, तो ये कहीं ना कहीं उदारवादी मूल्यों के विपरीत जाने का है और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का है। एक और इसमें उदाहरण दिया गया है कि जब हिटलर ने नीदरलैंड पे आक्रमण किया तो डच लोगों ने सिर्फ 4 दिन में अपनी स्वतंत्रता खो दी और घुटने टेक दिए हिटलर के आगे। लेकिन जब 1945 में हिटलर मारा गया और फांसीवाद का अंत हो गया, है ना, तो जब फांसीवाद का अंत हो गया, नीदरलैंड फिर से स्वतंत्र हो गया, तो उसने क्या करा कि उसने एक बड़ी सी सेना बनाई और वो बड़ी सी सेना भेज दी इंडोनेशिया, अपनी पुरानी कॉलोनी को, अपने पुराने उपनिवेश को दोबारा प्राप्त करने के लिए, और 4 सालों तक वहां पर युद्ध लड़ते रहे। तो जो देश उदारवादी हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता खोई थी फांसीवाद के आगे, उन्होंने दूसरे देश की स्वतंत्रता का दमन करने के लिए बड़ी सेना भेजी और 4 सालों तक वहां पर लड़ते रहे। तो ये इस तरह की आंतरिक विसंगतियां थी कि जो उदारवादी होने का दावा कर रहे थे देश, वो दूसरे देशों की स्वतंत्रता को एक तरह से छीन रहे थे। तो यही वजह थी कि 20वीं सदी में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे अलग अलग देशों में, चाहे भारत में हो चाहे कहीं दूसरे देशों में, उनका जो मुख्य आकर्षण था या फिर वो जहां उम्मीद की तरफ देखते थे, वो यूएसए की तरफ नहीं देखते थे, बल्कि वो रसिया की तरफ देखते थे, मॉस्को की तरफ देखते थे। उनका साम्यवाद में भरोसा था, है ना। यही कारण था क्योंकि जो उदारवादी देश थे वो दूसरे देशों की स्वतंत्रता को छीन रहे थे, उनको अपना गुलाम बना रहे थे, है ना। उदारवाद के समक्ष अभी तक जो चुनौतियां आई है, खास करके 20वीं सदी में, तो 20वीं सदी में इसके सामने जो चुनौती आई थी वो आया था पहला फ्रांस फर्दिनांद क्षण, है ना। ये एक ऐसा मूवमेंट आया था 1914 में, जहां से वर्ल्ड वार वन की शुरुआत हुई और ये वर्ल्ड वार वन में एक तरह से क्लियर कर दिया कि ये उदारवाद के लिए युद्ध नहीं है, बल्कि ये साम्राज्यवाद के लिए है ना। ये सारे उदारवादी देश अपने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उदारवाद तो एक दिखावा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ब्लड शेड हुआ, जो रक्त स्नान हुआ, उससे उदारवाद निकल पाया, उससे एक तरह से बच के निकल गया उदारवाद, अपनी एक तरह से प्रासंगिकता बनाए रख पाया। इसके बाद जो उदारवाद को सबसे बड़ी चुनौती मिली वो हिटलर से मिली, फांसीवाद से मिली। हिटलर मूवमेंट आया, हिटलर क्षण में उदारवाद को एक तरह से ऐसे, उस टाइम ऐसे लग रहा था कि हिटलर को हराना एक तरह से असंभव जैसा है, फांसीवाद पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। लेकिन उदारवाद ने फिर से अपने आप को नए रूप में ढाला और
फांसीवादी किस्से को हरा दिया गया। 1945 में फांसीवाद का भी अंत हो गया और उदारवाद फिर से विजयी रहा। फिर एक और बार उदारवाद के सामने चुनौती आई साम्यवाद के रूप में, यानी कि चे ग्वेरा मूवमेंट आया 1960 के दशक में, जब ऐसा लग रहा था कि साम्यवाद पूरी दुनिया पे अपना प्रभाव छोड़ेगा और उदारवाद को पीछे हटना पड़ेगा, वो पराजित हो जाएगा। लेकिन फिर से उदारवाद ने अपने आप को नए रूप में ढाला और उसने एक तरह से साम्यवाद को हरा दिया। जो ऐसा लग रहा था कि साम्यवाद की अब जीत सुनिश्चित हो रही है, वो नहीं हो पाई और 1989 में आके बर्लिन की दीवार गिर गई, सोवियत रूस का विघटन हो गया और साम्यवाद समाप्त हो गया। अब उदारवाद फिर से एक और चुनौती का सामना कर रहा है जिसका नाम है ट्रंप मूवमेंट, यानी कि ट्रंप क्षण, है ना। तो ट्रंप का जब उदय हुआ 2016 में, तो ट्रंप के उदय के साथ एक तरह से कह रहे हैं कि उदारवाद से हमारा मोह भंग हो गया है ना। ट्रंप मूवमेंट है, यानी कि ट्रंप है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो वैश्वीकरण में भरोसा नहीं रखते। तो उदारवाद के जैसे हमने पहले जो 6 विशेषताएं देखी थी पहले पार्ट में, हमने ये भी समझा था कि ये 6 की 6 आपस में एक दूसरे की पूरक है। आप ये नहीं कर सकती कि आप एक को चुनो और दूसरे को छोड़ दो। और ट्रंप यही कर रहे हैं कि वो अमेरिका के हितों को आगे रखते हुए कुछ चीजों को चुन रहे हैं और कुछ को नहीं चुन रहे। तो ये ट्रंप मूवमेंट अब उदारवाद के सामने एक और बड़ी चुनौती है। हम फिर से शून्यवाद में आ चुके हैं, है ना। उदारवाद से उन्हीं उदारवादी देशों का मोह भंग हो गया है। अब अगर हम बात करें कि उदारवाद विजयी कैसे रहा, क्यों रहा, है ना, कि उसने फांसीवाद को भी हरा दिया, उसने साम्यवाद को भी हरा दिया, तो इसके पीछे इसका कारण है लचीलापन, इसकी अडेप्टेबिलिटी और इसकी डायनामिज्म, है ना। ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इसने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उदारवाद रिजिड नहीं रहा जैसे साम्यवाद था। इसने फांसीवाद से, साम्राज्यवाद से और साम्यवाद की अच्छी बातों को अपना लिया, सर्वश्रेष्ठ विचारों को इसने अपना लिया। यही इसकी गतिशीलता है, यही इसकी अडेप्टेबिलिटी है, यही इसका लचीलापन है ना। तो जैसे इसने साम्यवाद का जो विचार था कि समानता को भी महत्व मिलना चाहिए, तो इसने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी महत्व देने लगा, ये है ना। ये इस तरह से अडेप्ट कर लिया इसने कि भाई समानता भी जरूरी है। स्वतंत्रता का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक समानता भी नहीं हो, यानी कि बुनियादी जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए। इसने साम्यवाद के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी स्वीकार कर लिया, है ना, कि सभी व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतें तो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए चाहिए आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता सीमित करनी पड़े और समानता का भी अपना महत्व है। यानी कि जो बच्चे भूख मर रहे हैं उनके पास कहाँ की आजादी होगी, वो किस आजादी का फायदा उठाएंगे अगर वो भूख ही मर रहे हैं, उनकी बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही। तो इस तरह से ये जो एडेप्टेबिलिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो डायनामिज्म है उदारवाद में, ये कारण है कि उदारवाद विजयी रहा। तो अब आता है कि उदारवाद के सामने आज क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान में उदारवाद किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है ना। एक तो जैसे अभी हमने देखी कि उदारवाद के सामने अब ट्रंप मूवमेंट है, यानी कि ट्रंप क्षण में हम प्रवेश कर गए हैं। एक तो उदारवाद के सामने यही चुनौती है कि मोह भंग हो गया है हमारा उदारवाद से, है ना, कि वैश्वीकरण के कारण जैसे अमेरिका जैसे देश पीछे रहे और चाइना और भारत जैसे देशों ने तेजी से प्रगति करी, तो उसकी वजह से अमेरिका में राष्ट्रवाद की भावना आई और उन्होंने उदारवादी वैश्वीकरण, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, इन चीजों को छोड़ दिया एक तरह से ना वैश्विक स्तर पे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विचारों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का एक तरह से जो फ्री ट्रेड होना था, एक तरह से आदान प्रदान और मूवमेंट होनी थी, उसको ये कहीं ना कहीं छोड़ते हुए और पीछे हट रहे हैं और उदारवाद से इनका मोह भंग हो रहा है। और ज्यादा बड़ी जो चुनौती आ रही है वो ये है कि इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का जो विलय है, ये उदारवाद और खास करके लोकतंत्र के सामने गंभीर चुनौती पेश कर रहा है ना। हम इसको डिटेल में भी आगे देखेंगे। और क्या चुनौती आ रही है, जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक का जो विलय हो रहा है, वो उदारवाद के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इतनी बड़ी चुनौती की उदारवाद एक तरह से उसमें अप्रासंगिक हो गया है। हमें नई विचारधारा, नई फिक्शन गढ़ने पड़ेंगे और एक इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का जो चैलेंज है वो उदारवाद के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उदारवाद चौथी औद्योगिक क्रांति और पारिस्थितिकीय विध्वंस का
एक तरह से समाधान नहीं निकाल पाता है। इसकी आंतरिक ऐसी कुछ विसंगतियां हैं। अगर हम जैसे देखें कि पहली जो चुनौती है मोह भंग वाली है ना, तो सारे देश हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग घटक को चुन रहे हैं। जैसे हमने कल देखा था, कल वाली वीडियो में, कि 6 घटक हैं व्यक्तिगत क्षेत्र पे, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और उन तीनों के दो दो घटक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो टोटल जो 6 इसके घटक हैं, उन घटकों में सभी देश अपने अपने हितों के हिसाब से कुछ घटक को चुन रहे हैं ना। हमने ये भी देखा था कि वो 6 के 6 घटक आपस में पूरक हैं। अगर हम एक को चुनेंगे तो दूसरा भी चुनना पड़ेगा, और एक को छोड़ेंगे तो दूसरा भी अपने आप छूट जाएगा। तो अगर सभी देश अपने अपने हितों के हिसाब से चुनेंगे तो उससे क्या होगा, उदारवाद का किस्सा या फिक्शन धराशायी हो सकता है ना। जैसे ट्रंप है, ट्रंप फ्री मार्केट को चुन रहे हैं, लेकिन वो फ्री ट्रेड नहीं चुनना चाहते, है ना। वो मल्टी लेटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, है ना। तो ट्रंप फ्री मार्केट और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार और बहुपक्षीय सहकार, इसको बढ़ावा नहीं दे रहे। वो अमेरिका को फिर से महान बनाने, है ना, अमेरिका फर्स्ट इनकी बात करते हैं, और भारत, चीन जैसे देशों के साथ व्यापार करते समय टैक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन जैसे देश, जिनको वैश्वीकरण से काफी फायदा हुआ है, तो वो वैश्वीकरण के फायदे उठाना चाहते हैं, है ना। वो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन को ऐसा का ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन चीन जैसे देश अपनी देश के भीतर राजनीतिक प्रणाली में फ्री इलेक्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहते। कल हमने पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि अगर आप फ्री मार्केट को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो फ्री मार्केट को बढ़ावा देना है तो आपको फ्री इलेक्शन भी करवाने पड़ेंगे, है ना। दोनों चीजें एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। आप एक चीज को चुन नहीं सकते, बजाय कि जब तक आप दूसरी को भी ना चुनो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा उदारवाद से मोह भंग हो रहा है। ब्रेग्जिट जैसे हुआ 2016 में, है ना, अलग अलग देशों में तानाशाही का उदय हो रहा है। तो ये चीजें भी बता रही है कि कहीं ना कहीं एक तरह से उदारवाद का मोह भंग हो रहा है। जैसे कि तुर्की में तानाशाही का उदय हो रहा है ना। रूस में हो ही चुका है पुतिन का, और ब्रेग्जिट वगैरह जैसी घटनाएं भी दिखा रही है कि देशों का फ्री मूवमेंट में और फ्री ट्रेड में एक तरह से इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन उन 6 घटकों में कुछ चीजें हैं जो लगभग सभी देश चाहते हैं, और कुछ चीजें हैं जो लगभग सभी देश नहीं चाहते। जैसे कि पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सभी देश चाहते हैं। और इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासन, यानी कि दूसरे देश के व्यक्ति आकर आपके देश में बस जाए, इसको कोई देश नहीं चाहता, है ना। लगभग सभी देश इसका विरोध करते हैं, और लगभग सभी देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी बताया कि ये जो सिलेक्टेड हमारा व्यू है कि हम इस चीज को चुने, इसको नहीं चुने, इसका परिणाम होगा कि उदारवाद धराशायी हो सकता है ये चीज इस उदारवाद के साथ। तो उदारवाद से जब हमारा मोह भंग हो गया है ना, ब्रेग्जिट हो रहा है, पुतिन का उदय हो रहा है, ट्रंप का उदय हो रहा है, तो ऐसी चीजें जब आ रही है, तो जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उदारवाद के कारण, उस वैक्यूम को कौन भर रहा है ना, उस वैक्यूम को अभी भरा जा रहा है कि स्वर्णिम अतीत की कल्पना से, अलग अलग देशों में स्वर्णिम अतीत की कल्पना से उस वैक्यूम को भरने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ट्रंप क्या बोल रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, है ना, महान बनाएंगे। यानी कि वो अतीत की उस स्वर्णिम कल्पना को एक तरह से लोगों को बांट रहे हैं, और उससे अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये उदारवाद से मोह भंग है एक कहीं ना कहीं, है ना। पुतिन क्या बोल रहे हैं, पुतिन बोल रहे हैं कि वो जारशाही जो साम्राज्य था रूस का, उसको फिर से स्थापित करेंगे, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वर्णिम अतीत की बात कर रहे हैं, और इसीलिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन है वो रूस का ही भाग है ना, और ये जारशाही साम्राज्य का हिस्सा था, अभी ये दोबारा से रूस में शामिल होना चाहिए। इसी तरह से इजराइल जैसे देश भी एक तरह से कहीं ना कहीं वापस बाइबल
युग में लौटना चाह रहे हैं 2500 वर्ष पूर्व, है ना, और यरूशलेम का वो बंटवारा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है ना। यही प्रवृत्तियां लगभग सारे देशों में कहीं ना कहीं उभर रही है और उदारवाद से मोहभंग हो रहा है। आप भारत जैसे देश में भी इन प्रवृत्तियों को देख सकते हो। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें हुई और उदारवाद से ये वैक्यूम आया तो उससे काफी गंभीर समस्याएं होगी। इससे राष्ट्रवाद का उदय होगा, हमें अलग अलग जगह युद्ध देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुतिन के रवैये के कारण रूस यूक्रेन हो रहा है, इजराइल के रवैये के कारण गाजा में गंभीर संकट आ गया है ना। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी पूरी दुनिया, और राष्ट्रवाद में या फिर अलग अलग धर्मों में उसकी वजह से युद्धों को बढ़ावा मिलेगा, है ना। शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं रह पाएंगे अगर शांतिपूर्ण ट्रेड नहीं हो रहा, है ना। अगर देशों के बीच ट्रेड नहीं है, व्यापार नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इकोनॉमिकली, तो जब युद्ध आएगा तो वो उस युद्ध को करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत भी तो नहीं है ना। तो शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए जरूरी है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो ये स्वर्णिम अतीत और राष्ट्रवाद की जो कल्पनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्वस्त कर सकती है। इसी चीज के प्रति सचेत करते हुए बराक ओबामा ने अपने यूएन में जो आखिरी भाषण उन्होंने दिया था 2016 में, उन्होंने ये चीज बोली थी, है ना। ये चीज आप वे फॉरवर्ड वगैरह में लिख सकते हो जहां भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात हो। तो बराक ओबामा ने बोला था कि राष्ट्रों, कबीलों, नस्ल, मजहब, है ना, ये युगों जो पुराने ढर्रे हैं जो हमें बांटते हैं, है ना, और एक दूसरे से लड़ाते हैं ना। राष्ट्र भी एक दूसरे से लड़ाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, भारत ने भी कई युद्ध लड़े, और कबीले भी आपस में लड़ते हैं, नस्ल के आधार पे भी, मजहब के आधार पे भी हम लड़ते आए हैं, बटे हुए रहे हैं। अगर हम इसी दुनिया में वापस जाएंगे तो बराक ओबामा ने इसके खिलाफ चेतावनी दी थी कि ये फिर से एक तरह से खतरनाक स्थिति लाएगी। बराक ओबामा ने खुले बाजार यानी कि फ्री मार्केट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन, डेमोक्रेसी और मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों को 21वीं सदी में मानवीय प्रगति की सबसे मजबूत बुनियाद के रूप में कायम रखने की बात की, कि हमें उस पुराने ढर्रे में ना लौट के उदारवाद को ही आगे बढ़ाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को, लोकतंत्र को, मानवाधिकारों को और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड होना चाहिए, है ना। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, है ना। यानी कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ, अकाउंटेबल गवर्नेंस, ओपन मार्केट मस्ट रिमेन द मोस्ट सॉलिड फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन दिस सेंचुरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इसमें। हम अब और देखते हैं कि उदारवाद के सामने जो पहली चुनौती है, ये जो हमने अभी डिस्कस की, है ना। अब दूसरी चुनौती पे आते हैं कि उदारवाद के सामने या लोकतंत्र के सामने इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी कैसे चुनौती पेश कर रही है। तो दूसरी चुनौती है सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की। आज के टाइम पे सूचना प्रौद्योगिकी ने भी 21वीं सदी में या फिर इंटरनेट ने लोकतंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है ना। लोकतंत्र का क्षरण हुआ है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस था, या 2016 का अमेरिकी चुनाव जहां पे ट्रंप जीते क्योंकि फेक न्यूज चली, है ना। और कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले केस ने भी लोगों का डाटा चोरी करा और उसकी वजह से टारगेटेड एक तरह से फेक न्यूज दी गई। इन सारी चीजों से लोकतंत्र का कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है। इसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रभावित किया है, लोगों की राय को प्रभावित किया है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है जो उदारवाद के सामने या लोकतंत्र के सामने आ रही है। इसके अलावा जो तीसरी जो बड़ी चुनौती है उदारवाद के समक्ष, वो आने वाली जो क्रांतियां है ना, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी इतना बड़ा एक तरह से नुकसान पहुंचाया है ना, डिटेरियोरेट किया है लोकतंत्र को। तो ये आने वाली जो क्रांतियां हैं, है ना, चौथी औद्योगिक क्रांति में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिग डेटा, ये जो होने वाला है, इससे कैसे निपटेगी, है ना। जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, है ना,
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, बायोटेक होगी, ब्लॉकचेन होगा और प्रोसेसिंग पावर हमारी बढ़ेगी, कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगी। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये हमारे दिमाग पे, हमारी बॉडी पर नियंत्रण कर लेगी, विचारों को मिटाने में सक्षम होगी और नई नस्ल तैयार कर सकती है। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम डिजाइनर बेबी और सुपर ह्यूमन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। हमारे माइंड से विचारों को मिटाने में सक्षम हो जाएंगे, हमारी बॉडी इंजीनियर्ड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। तब ये उदारवाद कैसे इन चीजों से निपट पाएगा, इन चीजों का कैसे समाधान निकाल पाएगा, ये काफी बड़ी चुनौती है ना। यहाँ पे हरारी एक कोट देते हैं कि मानव है या इंसान है वो औजारों का एक तरह से अकलमंदी पूर्ण इस्तेमाल करने की बजाय उनका आविष्कार करने में ज्यादा माहिर रहे हैं, है ना। यानी कि हम हथियारों को आविष्कार कर लेते हैं, उनको बना तो बहुत जल्दी लेते हैं, लेकिन उनका सदुपयोग कैसे करना है वो चीज हमें कभी उतनी ज्यादा समझ नहीं आई। या हम टेक्नोलॉजी को तो जल्दी से डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसे गंभीर परिणाम लेके आएगी उसका आकलन हम सही से नहीं कर पाते, उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाते, है ना। उदाहरण के लिए बांध बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्रौद्योगिकी थी, उस प्रौद्योगिकी ने एक तरह से हमने इजाद कर ली, है ना, नदी के प्रवाह को रोक लिया, बांध बना लिए, लेकिन उस बांध बनाने से उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, उसका आकलन हम नहीं कर पाते, है ना। इस वजह से यही बात हरारी बोल रहे हैं कि हम औजारों का या फिर प्रौद्योगिकी का एक तरह से अकलमंदी पूर्ण इस्तेमाल करने की बजाय हम उनको आविष्कार करने में ज्यादा माहिर रहे हैं। ह्यूमंस हैव बीन मोर अडेप्ट एट इन्वेंटिंग टूल देन एट यूजिंग देम इंटेलिजेंटली। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी चुनौती आगे इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये आम आदमी को आने वाले टाइम में इररेलेवेंट बना देगी और वो अपना आर्थिक मूल्य खोते जा रहे हैं, है ना। जो मार्केट में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ये सारे काम करने लगेंगे तो मानव अप्रासंगिक हो जाएगा, मजदूर की कब कोई जरूरत नहीं रहेगी, है ना, वो इररेलेवेंट हो जाएगा। और इस इररेलेवेंट से निपटने के लिए जो समाजवादी क्रांति या सोशलिस्ट रिवोल्यूशन या साम्यवादी जो किस्सा था, फिक्शन था, विचारधारा थी, वो भी कारगर नहीं होगी, है ना। क्योंकि साम्यवाद किस लिए आया था? साम्यवाद शोषण से लड़ने के लिए आया था कि मजदूरों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो असमानता बढ़ गई है उसको समाप्त करने के लिए आया था। लेकिन अब समस्या शोषण की नहीं है, अब अप्रासंगिकता की समस्या है ना। अब शोषण नहीं हो रहा बल्कि वो इररेलेवेंट हो जाएगी, अब उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी मजदूरों की, है ना। वो अपना रोजगार खो देंगे और सारे काम रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगी, तो मजदूर यहाँ से इररेलेवेंट हो जाएंगे, उनकी सारी स्किल, सारी उनकी लेबर अब काम की नहीं रहेगी। तो समाजवाद, साम्यवाद भी यहाँ पे प्रासंगिक नहीं रहेंगे। हरारी ये बोल रहे हैं कि ये जो सारे मुद्दे हैं जो चौथी औद्योगिक क्रांति से आ रहे हैं ना, खास करके रोजगार को खोने का मुद्दा, ये अभी तक अपनी जगह चुनावों में नहीं बना पाए, है ना। चुनावी मुद्दों में ये चीजें अभी तक शामिल नहीं हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या चीजें होने वाली है, हमें इनको रोकने के लिए कोई नेता बोले कि हम ये पॉलिसी लेके आएंगे, तो चुनाव में ये मुद्दे अपनी जगह नहीं बना रहे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 2016 का जो चुनाव हुआ था, अमेरिकी चुनाव, उस अमेरिकी चुनाव में ट्रंप ने बोला कि वो मेक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार बनाएंगे, है ना, और वो बनाई भी उन्होंने। तो मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने का मेन मकसद यही था कि जो माइग्रेशन हो रहा है, जो अप्रवासी आ रहे हैं, इमिग्रेंट आ रहे हैं, उनको रोका जाए, क्योंकि वो अमेरिकी लोगों की नौकरियां छीन रहे थे, है ना। जॉब लॉस हो रहा था, उसकी वजह से अमेरिकियों को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा और ट्रंप को इसकी वजह से कहीं ना कहीं लाभ भी मिला। लेकिन ऑटोमेशन का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, जबकि दोनों मुद्दे ही रोजगार से रिलेटेड है, दोनों मुद्दे ही कहीं ना कहीं जॉब लॉस से रिलेटेड है। तो जो चौथी औद्योगिक क्रांति से जो चीजें आ रही है वो मुद्दे एक तरह से चुनावी मुद्दों में अपनी जगह नहीं बना पा रहे, बेशक वो सेम ही हो, एक ही चीज की बात करते हो। इसके अलावा उदारवाद के पास अब और ज्यादा बड़ी समस्याओं का भी उत्तर नहीं है ना, कि पारिस्थितिकीय जो विध्वंस आ रहा है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो हुआ है पिछले
200 सालों में औद्योगिक क्रांति के कारण और उदारवाद के कारण, उसका भी उदारवाद के पास कोई उत्तर नहीं है ना। क्योंकि उदारवाद बोलता है कि केक का साइज बड़ा होना चाहिए, जब ये बड़ा होगा तो तभी ये ज्यादा लोगों में बटेगा और समृद्धि आएगी ना। लेकिन इस केक के साइज को बड़ा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा, है ना। प्राकृतिक संसाधन की लूट एक तरह से करनी पड़ेगी, प्रकृति का शोषण होगा, और जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा तभी तो साइज बढ़ेगा उस केक का, और तभी, है ना, साइज ऑफ द पाई बढ़ेगा और तभी वो सारी चीज सब में बटेगा। तो लेकिन उसको बढ़ाने के लिए प्रकृति का ये शोषण हो रहा है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हमारे सामने आ रहा है ना। तो ये चीज भी काफी खतरनाक है, उदारवाद की आंतरिक विसंगति है कि उदारवाद के कारण ही तो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन आ रहा है, और तो फिर उदारवाद इसका समाधान कैसे दे पाएगा, इसका कोई उत्तर नहीं है उदारवाद के पास। अब अगला है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो आ रही है चौथी औद्योगिक क्रांति से, क्योंकि उदारवाद की जो आर्थिक प्रगति है और जो नवाचार है ना, उदारवाद बोलता है ना कि नवाचार होना चाहिए, प्रौद्योगिकी नई नई विकसित होनी चाहिए, इसी से आर्थिक प्रगति भी आती है, और ये बात सच भी है। तो उदारवाद इन चीजों को बढ़ावा देगा, इन टेक्नोलॉजी को तेज गति से विकसित करने में एक तरह से प्रेरित करेगा, है ना। जैसे टेस्ला वगैरह या फिर बड़ी जो कंपनियां हैं, बिग जायंट है जो, है ना, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, अमेजन हो, ये सारी कंपनियां अमेरिका में ही स्थित हैं, और ये उदारवाद इनको बढ़ावा देगा कि ये नई नई प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग पावर इनको तेजी से विकसित करे, और तेजी से विकसित होगी तो हमारे दिमाग, शरीर तक को ये बदलने में सक्षम हो जाएगी, है ना। नई रेस को डेवलप करेगी, नए नस्ल को विकसित करेगी। तो उदारवाद की ये भी आंतरिक विसंगति है कि उसके पास ये भी जवाब नहीं है कि इस टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का क्या समाधान निकाला जाए। तो हरारी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन रफ्तार पकड़ लेगी और मानव जाति के समक्ष अब तक की सबसे कठिन अग्नि परीक्षाएं पेश करेंगी, है ना। तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें नए किस्से गढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, उस पर उद्यम करना चाहिए, नई फिक्शन, नई विचारधाराएं बनानी चाहिए। जैसे पहली औद्योगिक क्रांति आई थी, तो पहली औद्योगिक क्रांति के कारण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए उसकी वजह से उदारवाद आया, और उदारवाद ने नई अर्थव्यवस्था, नए समाज और नई राजनीति का एक तरह से आधार तैयार किया, उनको दिशा दी कि भाई अब राजतंत्र नहीं चलेगा, अब लोकतंत्र लाना पड़ेगा। तो इसलिए हरारी बोल रहे हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में हमें नई विचारधारा चाहिए, हमें नई विचारधारा को गढ़ने पर उद्यम करना चाहिए जो इन बदलावों को एक तरह से समाहित कर सके, एक दिशा दे सके, है ना। तो हरारी बोलते हैं घबराहट एक तरह से सेखी बखारने का एक रूप होता है, हैरानी होती है वो ज्यादा विनम्र होती है। तो इसलिए हमें हैरान होना चाहिए जो जो चीजें आ रही है, इससे हम जो बदलाव आ रहे हैं उसको देखने और परखने में अधिक सक्षम होंगे, और हम कोई ना कोई समाधान निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का एक डिस्कशन था। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी थी। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।